हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ज्ञान अन्वेषण। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं सीटेट और एसटेट के लिए जो ईवीएस पोर्शन की हमारी सीरीज़ चल रही है, तो उसका ये नेक्स्ट चैप्टर रहेगा और पेडागोजी सेक्शन होगा। बेसिकली थ्योरी वाला सेक्शन था वो आपका कंप्लीट हो चुका है ऑलमोस्ट, और अब से आप डिस्कस करेंगे पेडागोजी सेक्शन को। ओके, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। और ये चैप्टर ऐसा है कि पेडागोजी सेक्शन से इसमें से बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो टॉपिक होगा हमारा एनवायरमेंटल साइंस, इट्स डेफिनेशन, स्कोप एंड इम्पोर्टेंस। ओके, तो एनवायरमेंटल साइंस बेसिकली होता क्या है और इसकी जो है जो मेन जो डेफिनेशन है वो क्या है, स्कोप क्या होता है, मतलब क्यों इम्पॉर्टेंट हो जाता है एनवायरमेंटल साइंस को करिकुलम में और मेनली सिलेबस में इंक्लूड करना, और इसकी इम्पॉर्टेंस क्या होती है प्रेजेंट टाइम के कंडीशन को देखते हुए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो इन्वायरमेंट क्या होता है बेसिकली, अगर हम देखें तो क्या होता है, वाटर, एयर, अर्थ, एनिमल्स, वेजिटेशन एंड ह्यूमंस ऑल कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म द इन्वायरमेंट। तो बेसिकली हम अपने आसपास जितनी भी चीज़ें देखते हैं जो कंसिस्ट किए हुए होती है क्या, वाटर, एयर, अर्थ और एनिमल्स, वेजिटेशंस, ह्यूमंस और जितनी भी नॉन लिविंग बींग्स होती हैं, बेसिकली लिविंग बींग्स होती हैं, तो ये सब क्या होता है, कंबाइन होकर के क्या बनाती हैं, एनवायरनमेंट का फॉर्मेशन करती हैं। द प्रपोर्शन ऑफ ईच ऑफ दीज एलिमेंट्स इज डन इन सच अ वे एज टू फॉर्म यूनिफॉर्मिटी ऑन अर्थ। तो इनका मतलब प्रपोर्शन होता है, फिक्स्ड प्रपोर्शन, कि किस स्पीशीज़ के एनिमल्स किस एरिया में कितने होंगे, उस जगह का क्लाइमेट किस फॉर्मेट में रहेगा, तभी एक संतुलन बना रहता है पृथ्वी पर, या फिर कोई भी अदर प्लेनेट होगा जहाँ पर लाइफ सस्टेन करती है, वहाँ पर हर एक चीज़ का प्रोपोर्शन सेम मतलब फिक्स्ड होता है। अगर कोई चीज़ थोड़ी ऊपर या नीचे होती है, यानी कम या ज़्यादा होती है, तो वो चीज़ सिस्टम जो है बिगड़ता जाता है। चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं लिविंग बीइंग से। अगर मान लीजिए डियर ख़त्म हो जाएं अर्थ पे से, तो क्या होगा, जो ग्रास है उसे खाने वाले, जो डियर किसे खाता है, ग्रास को, तो उसे खाने वाला ख़त्म हो गया। तो मान लीजिए शेर है, शेर जो है वो किसे खाता है, डियर को, तो शेर भी ख़त्म हो जाएगा और जो ग्रास है वो जो अनइवनली ग्रो करने लग जाएगी, तो क्या है, यूनिफॉर्मिटी नहीं रहेगी। तो इस जो एग्जाम्पल का मतलब है यही मतलब है। ओके, तो एनवायरनमेंट वर्ड इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड। तो एनवायरनमेंट वर्ड जो है उसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है, फ्रेंच वर्ड से, कौन सा वर्ड है वो, इन्वायरन। ओके, इन्वायरन का मीनिंग होता है कंप्लीट सराउंडिंग। सराउंडिंग मतलब हम अपने आसपास जितनी भी चीज़ों को देखते हैं, तो उसकी जो कंप्लीट सराउंडिंग होती है, सारी चीज़ों को देखना और उनको एग्जामिन करना, ये सभी किस में आता है, इन्वायरमेंट के अंदर आता है। और इसकी जो मेन डेफिनेशन वो है, कुछ साइंटिस्ट हैं उन्होंने भी दी है, लेकिन अभी देखते हैं। द एनवायरनमेंट लिटरली मीन्स द सराउंडिंग ऑफ एक्सटर्नल कंडीशंस विच इन्फ्लुएंसेस द डेवलपमेंट ऑफ ग्रोथ ऑफ पीपल्स, एनिमल्स और प्लांट्स, देयर लिविंग और वर्किंग कंडीशंस एट्सेट्रा। तो बेसिकली तो एनवायरनमेंट का जो मीन्स होता है वो क्या होता है, अभी डिस्कस कर चुके हैं। सराउंडिंग होता है ऑफ एक्सटर्नल कंडीशंस, तो जो इन्फ्लुएंस करती हैं किसके डेवलपमेंट को, किसी भी व्यक्ति के विकास के को इन्फ्लुएंस करती हैं, उस पर प्रभाव डालती हैं, या तो एनिमल्स पे होता है या फिर प्लांट्स पे होता है या फिर टुगेदर, मतलब सभी पे प्रभाव वो डालेंगी। ठीक है, जो भी एक्सटर्नल कंडीशंस होती हैं वो। तो कुछ साइंटिस्ट हैं, उनके अकॉर्डिंग डेफिनेशंस हैं एनवायरनमेंट की, तो वो क्या है, अगर हम रॉस के बारे में दी हुई एनवायरनमेंट की डेफिनेशन को कंसीडर करते हैं, तो उन्होंने कहा है एनवायरनमेंट कुड बी टर्म्ड एज एन एक्सटर्नल फोर्स विच इफेक्ट्स ऑन और इन्फ्लुएंसेस अस। तो एनवायरनमेंट एक टर्म होता है, एक ऐसा टर्म है जिसमें कोई एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करती है, जो कि इफ़ेक्ट डालती है किस पे, हम पे डालती है। ओके, इफ़ेक्ट या इन्फ्लुएंसेस जो कि हम पे क्या डालती है, प्रभाव डालती है।
और अनदर साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग जो डेफिनेशन है वो है, उनका नाम है क्या, डगलस एंड हॉलैंड। तो उन्होंने कहा है द टर्म एनवायरनमेंट इज यूज टू डिस्क्राइब all the external forces, influences and conditions which affects the life, nature, behavior and the growth, development and maturity of living organisms। तो बेसिकली एनवायरनमेंट एक ऐसा शब्द है जो डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ किया जाता है उन सभी एक्सटर्नल फोर्सेस को जो इन्फ्लुएंस डालती हैं किस पे, इन्फ्लुएंसेस और कंडीशंस क्रिएट करती हैं किसके लिए, किसी भी एनिमल या फिर हम कह सकते हैं किसी भी लिविंग बीइंग की लाइफ पे इफेक्ट डालती हैं, उसके नेचर को डिफ़ाइन करती हैं और बिहेवियर एंड ग्रोथ को डिफ़ाइन करती हैं, एंड सबसे इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट एंड मैच्योरिटी ऑफ ऑर्गेनिज़म। क्योंकि हर एक जो ऑर्गेनिज़म होता है, चाहे वो प्लांट किंगडम का हो चाहे वो एनिमल किंगडम का हो, वो स्पेसिफिक टाइप के ही एनवायरनमेंट में खुद को ग्रो कर पाता है। अगर मान लीजिए हमें यहाँ से रेगिस्तान में ले जाकर छोड़ दिया जाए तो हम वहाँ सस्टेन नहीं कर पाएंगे, कुछ दिन में हमारी डेथ हो जाएगी। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। अब आगे बात आती है काइंड्स ऑफ एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट्स के कुछ काइंड्स होते हैं। ओके, सबसे पहले तो बात यह है कि अगर हम देखें तो एनवायरनमेंट में 2 टाइप्स के कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है एबायोटिक और एक होता है बायोटिक। ठीक है, तो उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं द एनवायरनमेंट कुड बी 3 टाइप्स विच अफेक्ट्स द पर्सनैलिटी ऑफ ह्यूमंस। तो एनवायरनमेंट के 3 टाइप्स होते हैं जो कि ह्यूमंस की पर्सनैलिटी को अफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले आता है इसमें नेचुरल और फिज़िकल। तो सबसे पहला एनवायरनमेंट का जो टाइप है वो है जिसे हम कहते हैं या तो प्राकृतिक और अनदर नेम है उसका फिज़िकल। फिज़िकल मतलब जो हमें प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देता है। ओके, तो ये बेसिकली रेफ़र करता है किसके लिए, जियोग्राफिकल क्लाइमेट होता है। जियोग्राफिकल क्लाइमेट जैसे मतलब माउंटेन्स, एयर, स्काई, वाटर, वेजिटेशन, एलिमेंट्स, तो सभी क्या होगा, नेचुरल एनवायरनमेंट के अंदर आएंगे। अब आगे है द पीपल बिलोंगिंग्स टू यूरोपियन कंट्रीज आर ऑफ वाइट कलर वाइल दोज ऑफ अफ्रीकन इज़ ऑफ ब्लैक कॉम्प्लेक्शन। तो बेसिकली जो एनवायरनमेंट होता है मेनली फिज़िकल एनवायरनमेंट, वो फिज़िकल से मतलब ये है कि किसी जगह क्या होगा, किसी जगह गर्मी होगी, किसी जगह ठंड होगी और किसी जगह कैसा रहेगा टेम्परेचर, मॉडरेट टेम्परेचर रहेगा। और अगर हम उसमें कंसीडर करें तो जैसे कहीं हमेशा बर्फ़ गिरते रहना और कहीं पर जो है बारिश भी ना होना पूरे साल तक, तो इस तरीके के क्लाइमेट्स होते हैं फिज़िकल क्लाइमेट्स एनवायरनमेंट के। तो उसमें इस एक एग्ज़ाम्पल दिया गया है कि यूरोपियन जो कंट्रीज़ में जो लोग होते हैं वो हमेशा कैसे होते हैं, वाइट कलर कॉम्प्लेक्शंस के होते हैं। मतलब उनका जो स्किन का कलर होता है वो कैसा होता है, वाइट होता है। और जो अफ्रीकन्स होते हैं वो कैसे होते हैं, ब्लैक कॉम्प्लेक्शंस के होते हैं। क्योंकि यहाँ पर क्या है, गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है और यूरोपियन कंट्रीज़ में ज़्यादातर कंट्रीज़ में साल में 8 महीने तो बर्फ़ ही पड़ती रहती है। ओके, अगर हम बात करें अपने इंडिया की तो यहाँ पर जो है ब्राउन, ना तो ज़्यादा ब्लैक कॉम्प्लेक्शन और ना ही वाइट कॉम्प्लेक्शन के, मतलब जो बीच के कलर, स्किन के कलर के लोग मिलते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा द फिज़िकल एनवायरनमेंट और ऑल्सो अफेक्ट्स एन इंडिविजुअल फिज़िक। तो किसी भी इंडिविजुअल की फ़िज़िक को जो है फिज़िकल एनवायरनमेंट इफ़ेक्ट डालता है। ओके, द वर्किंग एफिशिएंसी ऑफ एन ह्यूमन ऑल्सो डिपेंड्स ऑन क्लाइमेट कंडीशंस। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर हम इसको एक एग्ज़ाम्पल से समझें, अगर मान लीजिए आपको ठंडे में काम करना पसंद है बहुत ज़्यादा, मतलब कहते हैं ना कि बारिश जब पड़ जाती है तो बहुत ठंडा ठंडा रहता है तो आप उसमें बहुत सारा काम कर लेते हैं, घर का हो, आप उसमें पढ़ाई भी कर लेंगे। लेकिन मान लीजिए गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, तो गर्मी पड़ रही है, आप ना तो उसमें कोई फिज़िकल वर्क कर पाएंगे और ना ही उसमें आप पढ़ाई कर पाएंगे। तो ये जो है क्लाइमेट जो कंडीशंस होती हैं ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट्स डालती है किस पे, ह्यूमन की वर्क पे। और अगर हम इसके अदर एग्जांपल से समझें तो जो
माउंटेन वाले एरियाज़ में जो लोग रहते हैं उनके हार्ट जो होते हैं वो बेसिकली वीक हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर क्या है, हार्ट बीट लोगों की तेज़ चलती है बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मेनली वहाँ पे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो लो हो जाता है। इसकी वजह से उनकी जो वर्किंग एफिशिएंसी होती है वो बहुत ज़्यादा वेरी करती है, मतलब वो कम होती है। अब सेकंड टाइप को हम देखते हैं एनवायरनमेंट को। फर्स्ट कौन सा था हमारा, फिजिकल एनवायरनमेंट, तो सेकंड है हमारा सोशल एनवायरनमेंट। सोशल मतलब सामाजिक। एंड इंडिविजुअल्स सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कंडीशंस कम्स अंडर दिस सोशल एनवायरनमेंट। इट कंस्टिट्यूट्स द ग्रुप्स, communities, society, communities and all other kinds of institutions formed by human relationship। तो मेनली जो सोशल एनवायरनमेंट होता है वो कैसा होता है, वो नेचुरल तो होता है, लेकिन नेचुरल तो होगा भाई, प्राकृतिक है, कोई आर्टिफिशियल कुछ चीज़ इंक्लूड मतलब करेंगे, लेकिन कुछ चीज़ें नेचुरल भी उसमें इंक्लूड होंगी, लेकिन वो पूरी तरीके से ह्यूमन रिलेशनशिप्स पे डिपेंड करता है। मतलब जो ह्यूमन रिलेशनशिप होती हैं, चाहे वो हमारे फैमिली के साथ हो, चाहे वो हमारे नेबर्स के साथ हो, चाहे वो हमारे कॉलेज के साथ हो, या फिर हमारे वर्किंग प्लेस पे जितने भी पर्सन्स होते हैं उनके साथ में जो हमारी रिलेशनशिप्स होती हैं, चाहे वो हमारी फ्रेंडशिप्स हो, तो उससे जो हम एक समाज का निर्माण करते हैं, चाहे वो सामाजिक हो या फिर इकोनॉमिकल लाइफ हो या फिर पॉलिटिकल कंडीशन, पॉलिटिकल जो लाइफ होती है वो हो, तो ये सब क्या होता है, सोशल एनवायरनमेंट के अंदर आता है। अब थर्ड है हमारा कल्चरल और फिजियोलॉजिकल, ठीक है। तो फिजियोलॉजिकल एनवायरनमेंट हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड एन इंडिविजुअल्स पर्सनैलिटी एट द रिचुअल्स, कस्टम्स, मॉरल्स, लीगल बिहेवियर्स, एपिटोम्स ऑफ सोसाइटी कम्स अंडर दिस कैटेगरी। तो बेसिकली जो कल्चरल और फिजियोलॉजिकल जो एनवायरनमेंट होता है वो ये डिफ़ाइन करता है किसी भी पर्टिकुलर एरिया में जो है वहाँ पे जो कल्चर है वो किस तरीके से सस्टेन करता है। मतलब आपने देखा होगा, अगर हम अपने यूपी में देखेंगे तो यहाँ का कल्चर कुछ और है, ओके। अगर हम पंजाब में जाएंगे तो वहाँ पे जो ड्रेसिंग सेंस होगा वहाँ का जो ईटिंग सेंस होगा, वहाँ का जो फेस्टिवल्स होंगे वो कुछ अलग हो जाएंगे, ओके। और अगर हम मान लीजिए साउथ में चले जाएंगे तो वहाँ पर बिल्कुल वो चीज़ डिफरेंट हो जाती है। तो वो डिफरेंट सोसाइटीज़ की डिफरेंट एरियाज़ की जो है कल्चरल जो हैबिटेट होती है वो उसके एरिया को डिफ़ाइन करती है, उसके एरिया के एनवायरनमेंट को डिफ़ाइन करती है कि वो एरिया किस तरीके का है। तो वहाँ के जितने भी रिचुअल्स, कस्टम्स, मोरल्स, लीगल एंड बिहेवियरल एपिटोम्स जो होते हैं किसके, सोसाइटी के, ये किसके अंडर आते हैं, कल्चरल जो और साइकोलॉजिकल जो साइकोलॉजिकल जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है किसी भी एरिया की, यानी एनवायरनमेंट की, उसके अंदर ये आते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा एनवायरमेंटल स्ट्रक्चर, ओके। The environment includes both living and non-living organisms, so its structure is both physical and biological। तो environmental structure जो होता है उसमें दोनों तरह के जो components होते हैं वो constitute होते हैं। तो वो components क्या हैं, एक तो living beings और दूसरा है non-living beings। तो सो इट्स स्ट्रक्चर इज़ बोथ फिज़िकल एंड बायोलॉजिकल। तो जो नॉन लिविंग बीइंग का जो स्ट्रक्चर होता है वो बेसिकली आता है किसके अंडर में, फिज़िकल जो एनवायरमेंटल स्ट्रक्चर्स होते हैं उनके अंडर हम नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को कंसीडर करते हैं, ओके। तो चलिए देखते हैं फिज़िकल एनवायरनमेंट को। इट इज़ क्लासिफाइड इनटू 3। तो फिज़िकल एनवायरनमेंट मतलब जो हमें प्रत्यक्ष रूप से हम अपने आसपास चीज़ों को जो देखते हैं वो, तो उसमें क्या क्या आता है, उसको 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया है। तो पहला है सॉलिड, सेकंड है लिक्विड एंड थर्ड है गैस।
तो सॉलिड क्या होता है, सॉलिड विच रिप्रेजेंट्स द लिथोस्फीयर, सॉलिड पार्ट जो है एनवायरनमेंट का वो रिप्रेजेंट करता है किसको, लिथोस्फीयर को। लिथोस्फीयर यानी जो ज़मीन है पृथ्वी पे, जिस जिस इलाकों में जहाँ मेनली जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं वो रहते हैं, और जिस जगह पहाड़ होता है, जिस जगह हम घर बनाते हैं, वो क्या हो गया, ठोस वाला पार्ट हो गया, यानी लिथोस्फीयर, यानी स्टोन वाला जो पार्ट है अर्थ का वो, तो वो किस में आ जाएगा, सॉलिड फिजिकल एनवायरनमेंट में। अब सेकंड है हमारा इसमें लिक्विड, विच रिप्रेजेंट्स द हाइड्रोस्फीयर, यानी वाटर कंपोनेंट। हाइड्रो का मीनिंग होता है वाटर, और यहीं पे अगर हम देखें तो लिथोस का मीनिंग होता है स्टोन। ओके, तो जो अर्थ का वो वाला भाग जहाँ जहाँ पानी प्रेजेंट है, जहाँ जहाँ वाटर प्रेजेंट है, तो वो सब में किस में आ जाएगा, लिक्विड फिज़िकल एनवायरनमेंट में। अब थर्ड होता है हमारा गैसियस फिज़िकल एनवायरनमेंट में, तो गैस का प्रेजेंट है हमारे पूरे एटमॉस्फेयर में। ओके, जो कि हमारे पूरी अर्थ को एनक्लोज किए हुए है, जो कि हमारी अर्थ को प्रोटेक्ट करता है किससे, एक्सटर्नल स्पेस बॉडीज से अटैक होने से हमारी अर्थ को प्रोटेक्ट करता है, हमारी अर्थ को बचाता है, हार्मफुल रेज से हमारी अर्थ को प्रोटेक्ट करता है क्या, एटमॉस्फेयर। तो उसमें क्या होता है, सब गैसेस होती हैं, जैसे नाइट्रोजन हुई, ऑक्सीजन, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, और ओजोन जो लेयर है वो किससे मिलके बनती है, ऑक्सीजन के 3 कंपाउंड जब मिल जाते हैं तो उससे ओजोन लेयर का फॉर्मेशन हुआ है। तो आगे है, they could be further subdivided into smaller units as plateaus, coastal, mountains, glaciers। तो अगर हम इसे और कैटेगरी में डिवाइड करते हैं तो हम इसे या तो हम प्लेट्यूज यानी पठार के रूप में बोल सकते हैं, और कोस्टल एरियाज़, जो कोस्टल एरियाज़ होते हैं वो समुद्र के इलाके वाले पास के जो ज़मीन वाले इलाके होते हैं उनको कोस्टल बोलते हैं। माउंटेन्स वाला एरियाज़ वो ओके, और ग्लेशियर्स जहाँ पर ऐसे एरियाज़ जहाँ पर बर्फ़ पाई जाती है, हर टाइम बर्फ़ जमी रहती है, तो इनमें भी, इन कंपोनेंट्स में भी डिवाइड किया जाता है किसको, फिज़िकल एनवायरनमेंट को। अब सेकंड आता है बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट। तो बायोलॉजिकल का मीनिंग होता है, बायो मीन्स लाइफ। ओके, तो बायोलॉजिकल मतलब ऐसा एनवायरनमेंट जिसमें सारी लाइफ कंस्टिट्यूटेड है। ओके, तो लाइफ जो है वो किस में डिवाइड की गई है, एक तो प्लांट किंगडम है और एक एनिमल किंगडम है, और उसको एनवायरनमेंट जो सब्जेक्ट है एनवायरनमेंट स्टडीज़ का, उसमें 2 वर्ड्स में इसको कंसीडर किया जाता है। फ्लोरा वर्ड जो है वो किसके लिए यूज़ करते हैं, एनिमल्स के लिए, और फौना वर्ड यूज़ करते हैं किसके लिए, प्लांट्स के लिए। इसमें कन्फ्यूज़न होने की कोई ज़रूरत नहीं है कि फ्लोरा वर्ड है तो फ्लावर से वो है रिलेटेड है, ऐसा मत करना। ओके, गलत हो जाता है। तो फ्लोरा किसके लिए यूज़ किया जाता है, एनिमल्स के लिए। फौना किसके लिए यूज़ करते हैं, प्लांट्स के लिए। तो जितने भी प्लांट बॉडीज़ हैं, प्लांट जो लाइफ है, वेजिटेशंस है, उसको हम कहते हैं फौना, और जो लिविंग बींग्स की जो एनिमल लाइफ है उसको हम कहते हैं फ्लोरा। मतलब जितनी भी एक्वेटिक लाइफ है एनिमल्स के, फिश, स्नेक, ओके, जो एम्फीबियंस होते हैं, टॉर्टॉइज वगैरह, टॉर्टॉइज, और वेल जो होती है, और वो क्या होती है, फिश होती है। ओके, तो ये सब किस में आ जाएंगे, फ्लोरा में, और हम भी फ्लोरा में ही आएंगे। ओके, तो चलिए आगे चलते हैं। Thus all the organisms in the biotic environment work together to form their social group and organization at various levels. This process gives rise to the economic environment. तो बेसिकली जो है जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं बायोटिक एनवायरनमेंट में, वो एक साथ मिल कर के काम करते हैं फॉर देयर सोशल ग्रुप्स एंड ऑर्गेनाइजेशन। तो बेसिकली सोशल ग्रुप से हाँ ये मतलब है कि अगर आपने देखा हो तो हम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के एनवायरनमेंट को देख लें, तो जहाँ पर एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर मान लिए कोई हर्ड है, ठीक है, हर्ड जैसे हिरन का हर्ड है, ठीक है, डियर का, तो ये नहीं है कि एक हिरन इस इलाके में घूम रहा है, एक हिरन उस इलाके में घूम रहा है, वो सब साथ मिल कर के रहते हैं। ठीक है, तो मतलब ये
क्या बन जाता है इससे, सोशल ग्रुप्स। ओके, मतलब वो एक साथ कंस्टिट्यूट होकर के, एक साथ मिलजुल करके रहते हैं। तो ये प्रोसेस जो है वो किसको जन्म देती है, किसका रूप धारण करती है, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का। अब आगे आता है, हम देखते हैं स्कोप्स क्या होते हैं एनवायरनमेंट स्टडीज़ के, क्यों ज़रूरी हो जाता है इसको सिलेबस में इंक्लूड करना। तो चलिए देखते हैं। The initiations of thinking towards the environment has occurred due to the occurrence of some major incidents. Today, when environmental hazards have put human into serious troubles, then only the area of learning of environmental education is increasing. Its scopes are summarized as follows. तो बेसिकली हम जितने भी मेजर इंसिडेंट्स देखते हैं अपने आसपास, चाहे वो लिविंग बीइंग के बेसिस पे हो, चाहे वो नॉन लिविंग बीइंग के बेसिस पे हो, हम जितनी भी, जैसे बारिश कैसे होती है, बारिश ज़्यादा होती है तो फ्लड होता है, अगर बारिश नहीं होती तो ड्रॉट होता है, वो किस तरीके से लिविंग और नॉन लिविंग बीइंग वो दोनों पे किस तरीके से इफ़ेक्ट डालता है, और नेचुरल हज़ार्ड्स क्या होते हैं, किस तरीके से अर्थ का फॉर्मेशन हुआ, पास्ट में अर्थ कैसी थी। तो इन सब चीज़ों को पढ़ने के लिए हम किसको पढ़ते हैं, समझने के लिए हम किसको पढ़ते हैं, एनवायरमेंटल स्टडीज़ को, और ये इसे पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा इसमें, प्रिजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो नेचुरल रिसोर्सेज यानी जो हमारे प्राकृतिक जो संसाधन हैं जिनको हम अपने लिए यूज़ करते हैं, और इवन हम अपने लिए यूज़ भी ना करते हों, मतलब जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, अगर वो ख़त्म हो जाएंगे तो वो मतलब ऐसा है ना कि लाइफ सस्टेन ही नहीं कर पाएगी। तो उन चीज़ों को प्रिजर्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब प्रिजर्व करना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि ये जो जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज बने हैं, चाहे वो वाटर हो, चाहे वो सॉइल हो, चाहे वो फॉरेस्ट हो, मिनरल हो, इलेक्ट्रिसिटी हम जो यूज़ करते हैं वो, और ट्रांसपोर्टेशन, तो हम इन्हें प्रिजर्व और प्रोटेक्शन इसलिए ज़रूरी होती है क्योंकि इनको बनने में ना बहुत समय लगता है। इनको बनने में जो है मेनली जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, वाटर, सॉइल, फॉरेस्ट, मिनरल्स, इनको बनने में लाखों करोड़ों साल लगे। अगर मान लीजिए हम इन्हें कुछ हज़ार सालों में बिना किसी मतलब बिना बात के हम इन्हें ख़त्म करते जाएं, तो आगे के लिए वो कैसे फॉरवर्ड होगा, आगे की जनरेशन को वो नहीं मिल पाएगा। तो इस वजह से इसको प्रोटेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और प्रिजर्व करना भी उतना ही ज़रूरी होता है। ओके, तो प्रोटेक्ट यानी बचाव करना, प्रिजर्व यानी उसको बचा करके रखना। ठीक है, और आगे है, द स्टडी क्रिएट्स अवेयरनेस अमंग द पीपल टू नो अबाउट वेरियस रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ द रीजन। तो अब अगर हम एनवायरमेंटल स्टडीज़ को पढ़ते हैं तो उससे हमारे अंदर अवेयरनेस जगती है, किसको लेकर के, रिन्यूएबल रिसोर्सेज को और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को लेकर के। अगर हम देखें रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं, तो ऐसे रिसोर्सेज जिनको हम वापस रिन्यू कर सकते हैं, मतलब वापस उन्हें पा सकते हैं, जैसे कि हमारा क्या है, वाटर, ओके, फॉरेस्ट हुआ, तो ये कैसे होगा, रिन्यूएबल रिसोर्सेज। अब नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में क्या होगा, जैसे कि हमारा पेट्रोलियम हुआ, कोल हुआ, तो ये कैसे होगा, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो बेसिकली ये क्या है, दोनों नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, तो दोनों को ही बनने में बहुत टाइम लगता है, लेकिन जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं इनको अगर हमने ख़त्म कर दिया तो ये वापस हमें नहीं मिलने वाले। तो इस वजह से इन्हें हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं। और रिन्यूएबल रिसोर्सेज मतलब ख़त्म तो नहीं करना है, लेकिन हाँ इतना है कि इनको हम रिन्यू कर सकते हैं आने वाले कुछ टाइम में। ओके, अब नेक्स्ट है हमारा जो स्कोप होता है वो है, इट ऑल्सो प्रोवाइड्स नेसेसरी इंफॉर्मेशन अबाउट द रिचनेस ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड द डेंजर्स ऑफ द स्पीशीज़, प्लांट, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन द एनवायरनमेंट। ओके, तो जितनी भी हमारे एनवायरनमेंट में प्लांट की स्पीशीज़ हैं, एनिमल्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, उनको समझने के लिए कहाँ कहाँ मतलब ये कितनी कितनी प्रेजेंट हैं और
किस तरीके से कौन कौन सी स्पीशीज़ जो है वो, चाहे प्लांट किंगडम की हो, चाहे वो एनिमल किंगडम्स की हो, चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हो, वो किस किस जगह डेंजर में है। तो उनको उनकी जानकारी प्राप्त करने के लिए हम किसको पढ़ते हैं, एनवायरमेंटल स्टडीज़ को। ओके, एनवायरमेंटल स्टडीज़ को पढ़ाना उतना ज़रूरी हो जाता है। अगर इनकी इन्फॉर्मेशन हमारे पास रहेगी तो हम उसकी तरफ पहल भी कर सकते हैं, किसके लिए, उनको प्रिजर्व करने के लिए और उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। ओके, तो आप समझ गए होंगे किस तरीके से ये दोनों पॉइंट है वो इंटरलिंक्ड हैं एक दूसरे से। अब नेक्स्ट है हमारा, इट स्टडीज़ अबाउट वेराइटीज़ ऑफ फ्लोरा एंड फोना एंड देयर प्रोटेक्शन। अब बेसिकली जो फ्लोरा यानी एनिमल्स है और ये जो फोना है वो हर एक एरिया में अलग अलग होते हैं। अगर हम कंसीडर करें ठंडे इलाकों को, तो वहाँ पर जो एनिमल्स होते हैं वो बड़े बड़े फीदर वाले होते हैं, और जो प्लांट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, कोनिकल होते हैं। अगर हम प्लेन एरियाज़ में आ जाते हैं तो जो एनिमल्स होते हैं उनकी हाइट भी थोड़ी सी ज़्यादा होती है, और उनके जो बॉडी हेयर्स होते हैं, जो बेसिकली जो हीट एरियाज़ होते हैं, जो बॉडी होती है उस पर क्या है, हेयर्स बहुत कम प्रेजेंट होते हैं। और तो अगर हम प्लांट किंगडम की बात करें तो प्लांट्स कैसे होते हैं, फैले हुए होते हैं, क्योंकि उन एरियाज़ में बर्फ़ नहीं पड़ती और छाया की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। इस वजह से वहाँ पर पेड़ कैसे पाए जाते हैं, घने पाए जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है कोल्ड एंड हॉट क्लाइमेट में। तो उनको स्टडी करने के लिए और उनको किस तरीके से प्रोटेक्ट किया जा सकता है, उसको स्टडी करने के लिए एनवायरमेंटल स्टडीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। अब नेक्स्ट है हमारा, द स्टडी हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड द कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेज ड्यू टू नेचुरल डिज़ास्टर, फ्लड, अर्थक्वेक, लैंडस्लाइड, साइक्लोन, etc., and pollutions and measures to minimize the effect such as radioactive pollutions, noise pollution, soil, water, social pollution. ओके, तो जितने भी नेचुरल डिज़ास्टर्स होते हैं, नेचुरल क्लैमिटीज़ होती हैं, जो प्राकृतिक आपदाएं आती हैं जैसे कि फ्लड, अर्थक्वेक, लैंडस्लाइड्स, लाइक साइक्लोन, उनके बारे में समझना, मतलब वो क्या फैक्ट काम करता है, क्या कॉन्सेप्ट काम करता है जिसकी वजह से ये फ्लड और अर्थक्वेक वगैरह आते हैं, नेचुरल डिज़ास्टर्स आते हैं, और उनसे किस तरीके से जो है उस एरिया को प्रोटेक्ट किया जा सकता है। तो और नेक्स्ट थिंग है इसमें पॉल्यूशंस। हम जितने भी पॉल्यूशंस फैलाते हैं, चाहे वो नेचुरल फॉर्म से हो, चाहे वो हमारी वजह से हो, तो उन चीज़ों को समझने के लिए एनवायरमेंटल स्टडीज़ जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है। अब आगे है हमारा ह्यूमन एनवायरनमेंट रिलेशनशिप। तो ह्यूमन किस तरीके से एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करता है, किस तरीके से उसके साथ सामंजस्य बिठाता है, उसको समझने के लिए। ओके, अब नेक्स्ट है सोशल इश्यूज़ आर रिलेटेड टू एनवायरनमेंट। अगर हम देखें सोशल इश्यूज़ को, तो जितने भी सामाजिक इश्यूज़ होते हैं एनवायरनमेंट से रिलेटेड होते हैं। तो सामाजिक आपको बताई दिया होगा, जो ह्यूमन रिलेशंस के थ्रू जो एनवायरनमेंट क्रिएट होता है उसको क्या कहते हैं, सोशल एनवायरनमेंट कहते हैं। अब आगे है हमारा पॉलिसीज़ एंड लॉज रिलेटेड टू एनवायरनमेंटल इश्यूज़। अब नेक्स्ट है एनवायरनमेंटल प्रिजर्वेशन, प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट। मतलब किस किस तरीके से हम एनवायरनमेंट को प्रिजर्व कर सकते हैं, उसका बचाव कैसे कर सकते हैं हम, और अगर मान लीजिए कोई चीज़ उलटफेर हो गई है, कोई चीज़ बिगड़ गई है, किसी एरिया में वाटर का लेवल कम हो गया, फिर कोई स्पीशीज़ रेयर्ड स्पीशीज़ हो गई है, मतलब कोई चीज़ जो बैलेंस्ड थी वो इम्बैलेंस्ड हो गई है, तो उसको हम किस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं। तो अब इसका एक पॉइंट है कि hence it is important now to protect our environment by utilizing the available resources and building a sustainable future for our coming generation। तो अब जो है और भी ज़्यादा ज़रूरी हो गया है, क्योंकि धीरे धीरे जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहे हैं। उनको हम कैसे यूटिलाइज़ करते हैं, कैसे हम किस तरीके से हम उनका कम से कम इस्तेमाल करते हैं जिससे वो आगे की जनरेशन को, आगे
को जो है मतलब वो चीज़ फॉरवर्ड हो सके, ताकि उन्हें लाइफ सस्टेनिंग में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हम सस्टेनेबल फ्यूचर का डेवलपमेंट करें। तो सस्टेनेबल का मतलब होता है हम किसी भी चीज़ का इस्तेमाल तो करें, हम किसी भी चीज़ का यूज़ तो करें, लेकिन उसका जो है इफ़ेक्ट जो है नेगेटिवली किसी अदर चीज़ पे ना पड़े। ओके, ना तो वो प्रेजेंट टाइम के पीपल्स पे पड़े, प्रेजेंट टाइम में जितनी भी एनवायरनमेंट में चीज़ें हैं उन पे पड़े, और ना ही वो फ्यूचर पे किसी भी तरीके से इम्पैक्ट डाले। ओके, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि सस्टेनेबल जो है यूज़ हो उसका, किसका, एनवायरनमेंट में जितनी भी चीज़ें कंस्टिट्यूट होती हैं। ओके, तो आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए चलते हैं, हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ डू लाइक, कमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। ओके, तो और अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लगा करे तो प्लीज़ आप ना कमेंट करके आप कोई भी चीज़ पूछ सकते हैं, और कोई भी सजेशन हो आप वो दे सकते हैं, और वीडियो को आप शेयर करना ना भूलें। ओके, तो चलिए बाय।